हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबू, आज के क्लास में हम 12 फिजिक्स का अध्याय 12 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से बिहार बोर्ड के द्वारा 16 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। कोई दिक्कत? तो हम समय को बचाते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि इस 12 चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक के इतिहास में, अर्थात 16 सालों के इतिहास में, है ना। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कितने प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है भाई हमारा प्रश्न? तो पहला प्रश्न है 2020 में पूछा गया है। क्या है भाई? तो प्रश्न है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम मतलब कि अधिकतम, सबसे ज्यादा किसमें होता है? हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। तो बाबू सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? ये भी 2020 का ही प्रश्न है। क्या है भाई कि प्रकाश वर्ष क्या है ना। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो अगला प्रश्न ये 2023 में पूछा गया है। क्या है प्रश्न? तो प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, अर्थात ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चूज करना है कि प्रकाश वर्ष का मान किसके बराबर होता है। देखो बड़ा सिंपल है बाबू, हमने आपको क्या बताया कि प्रकाश वर्ष एक प्रकार की दूरी होती है ना। प्रकाश दौरान निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो हमने आपको पढ़ाया कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। कोई दिक्कत? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। दूरी प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष एक प्रकार की दूरी होती है ना। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में चली गई दूरी। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। कहां पर? निर्वात में। तो निर्वात में चाल के जगह पर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश का चाल या वेग गुणे समय कितना? एक वर्ष। एक वर्ष में चली गई दूरी ना। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ ऐसा मात्रक में मीटर प्रति सेकंड में। एक वर्ष, समय को आप सेकंड में बदल दो। एक वर्ष में कितना दिन? 365 दिन में बदला। एक वर्ष दिन में बदला जब 365 से गुना कर दिए। अब बाबू यदि 24 से गुना करें तो ये घंटा में बदल जाएगा। अब बाबू यदि हम 60 से गुना करें तो ये मिनट में बदल जाएगा। अब बाबू इसमें हम पुनः 60 से गुना करें तो ये सेकंड में बदल जाएगा। अर्थात एक वर्ष बराबर होता है 365 × 24 × 60 × 60 सेकंड। ये ऐसा ही मात्रक में बदल गया। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे, हमको याद है, इससे हम आपको बता सकते हैं कि इसका आंसर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर आंसर। इसको आप गुना कीजिएगा ना तो यही आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो बाबू समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कोई दिक्कत? चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। ये बहुविकल्पित प्रश्न है। ये 2013 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2013 में। एक है अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। तो बाबू एक अवतल गोलीय दर्पण से आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आवर्धित अर्थात बड़ा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सब बनता है। कोई दिक्कत? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, सारा सही। हाँ, अब ये बहुविकल्पित प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस वाला प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत? पहले पूछे जाते थे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है प्रश्न? तो अगला प्रश्न है हमारा कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। तो बाबू वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो अवतल दर्पण से आप प्राप्त कर सकते हैं आभासी और बड़ा प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तो आपका आवर्धित और बड़ा मिलता है। कोई दिक्कत? आओ देखो यहां पर 7 नंबर क्या है? 7 नंबर प्रश्न भाई, तो 7 नंबर है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या का मान दिया है r का मान कितना? 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। u का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो माइनस का 10 होगा ना वस्तु की दूरी। दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा यह हमको बताना। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। बड़ा सिंपल है, देख लो बाबू। F बराबर क्या होता है? r/2। r का मान कितना है? 15/2, मतलब कि 7.5, 7.5 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव होता है, फोकस दूरी। तो अब बताओ ना, आपके पास u है और f है तो v नहीं निकल जाएगा हो। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसको 1/v निकालना है ना, तो इसको इधर ला दो, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v ये इधर आएगा ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1/f माइनस 1/u। तो आपका कितना हो जाएगा? 1/f का मान कितना? माइनस का 7.5, माइनस 1/u का मान कितना है? माइनस का 10, तो माइनस का 10। तो ये हो जाएगा आपका कितना? माइनस 1/7.5, 7.5 और माइनस माइनस प्लस का 1/10। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर दो। तो 10 से गुना 10 से भाग करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस 10/75 और प्लस 1/10। कोई दिक्कत? अब इसका एलसीएम लो तो 75 दूनी 150, 150 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 75 दूनी तो माइनस का 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20। अब प्लस 150 कितना बार में? 15 बार में, तो 15 एकम 15, तो माइनस का 5/150। 5 से 5 छके माफ करो 5 तिहाई 15, 30, मतलब कि 1/v का मान हो गया माइनस 1/30। तो v का मान कितना हो जाएगा? माइनस 30 सेंटीमीटर आंसर। तो अब बताओ, आवर्धित, वास्तविक और सीधा बनेगा, है ना। बिंदु प्रतिबिंब बनेगा, मतलब बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने निकाला प्रतिबिंब की स्थिति, तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो अगला प्रश्न है कि माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। समय को बचाने के लिए ये परिभाषा वाला जो भी है उसको ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। चलो, तो क्या होता है अपवर्तनांक? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष कितनी होगी, है ना। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला उससे क्या प्राप्त हो जाएगा? तो अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत? अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। क्या है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। ये 2020 में पूछा गया है और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.42। 2.42 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 9 का सी। चलो 10 नंबर देखते हैं।
कि निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? तो कांच, पानी, लोहा, हीरा। अब वो हीरे का अपूर्णांक सबसे अधिक होगा, सबसे कठोर वही होता है ना, सबसे अधिक इन सभी में आपका हीरा का हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ये प्रश्न हमारा कब पूछा है? 2019 में पूछा गया है। कोई दिक्कत? चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न बाबू? तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1 μ2 के बराबर होता है। तो ध्यान दो, μ2 को आप ये जो पीछे होता है ना उसको आप सामने लेके जा सकते हो, इसको 1 μ2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? और इसका मान किसके बराबर होता है? तो जो पीछे है ना वो ऊपर होता है, अर्थात μ2/μ1 के बराबर, μ2/μ1 के बराबर, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? यहां पर देख लो। हाँ, माध्यम ए में प्रकाश का वेग, चलो दिया है ए में वेग दिया है, कितना है वेग? v, तथा बी में वेग दिया गया है, बी में वेग कितना है? 2v। यदि माध्यम ए का अपवर्तनांक कितना है? ए का अपवर्तनांक μa, तथा बी का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? μb। क्या ज्ञात करना है? तो μa/μb इज इक्वल टू वाट बन जाएगा। बहुत सिंपल है, देखो कैसे बाबू। μ12 बराबर होता है, हमने बोला ना कि जो आगे होगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर, मतलब μ1/μ2। और ये जो अपवर्तनांक है वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात μ1 ऊपर है ना तो v2 ऊपर होगा अपॉन v1। कोई दिक्कत? मतलब कि पहला माध्यम क्या है? μa, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? μb, अपॉन दूसरे माध्यम में वेग कितना है? 2v, प्रथम माध्यम में वेग कितना है? v से v कट गया, अर्थात μa/μb बराबर 2 आंसर। ये प्रश्न हमारा 2019 में पूछा गया था। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? ये है हमारा प्रश्न 13 नंबर। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। ये प्रश्न 2013, 2015 तथा 2016 में पूछा गया है। तो अब जो प्रकाश की चाल c = होता है λ/ν, अर्थात लैम्डा को कम करेंगे, माफ करो, प्रकाश की चाल को कम करेंगे, क्योंकि जब ग्लास स्लैब में जाएगा किसी वायु या निर्वात से तो उसका वेग कम होगा, और c कम होगा तो लैम्डा भी क्या होगा? कम होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न बाबू? तो हमारा अगला प्रश्न है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश, ये एक वर्षीय लिखा गया है, गलती, एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए, 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा। यह प्रश्न 2012 में पूछा गया है। बड़ा सिंपल है भाई, देखिए कैसे। तो बाबू जो आपका म्यू होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्घ्य के। तो μ1/μ2 बराबर कितना हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो हो जाएगा λ2/λ1। अब μ1 का मान हमको दिया गया है 1। सर μ1 का मान 1 कैसे है? तो निर्वात से इतना एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात में वह है, और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश कर रहा है, अर्थात जिस माध्यम में जा रहा है μ2 उसका अपवर्तनांक 1.5 है, और निर्वात में उसका तरंगदैर्घ्य दिया गया है λ1 का मान कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो λ2 आसानी से निकल जाएगा, आपको λ2 हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो कैसे? इसमें रख दो, μ1 का मान 1 अपॉन μ2 का मान 1.5 इज इक्वल टू λ2 हमको ज्ञात करना है, और λ1 हमारे पास है 6000।
तो लेमडा 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉन अपॉन 1.5। 1.5 से 6 कितना बार में कटेगा, 4 बार में, मतलब कि लेमडा 2 का मान आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन। आंसर ऑप्शन कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो 14 का हमारा ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम 15 नंबर देखते हैं। क्या है 15 नंबर प्रश्न भाई? तो 15 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो निम्नांकित में कौन सी राशि परिवर्तित होती है। यह बहुविकल्पित प्रश्न, ये 2012 में पूछा गया है। तो बाबू एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तो हम उस समय से देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य बदलता है, और हम ये जानते हैं कि चाल भी बदलता है, माध्यम परिवर्तन से चाल बदलता है। तभी तो पूछ रहा था कि किसमें, कांच में, पानी में, लोहा में, हीरा में, किसमें अधिक चाल होगा, किसमें कम चाल होगा। अरे बोलो ना। तो माध्यम बदलने पे आपका तरंगदैर्घ्य बदलता है और चाल बदलता है। कोई दिक्कत? तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 16 नंबर, यदि म्यूजी इजिकल टू 3/2 और म्यू डब्ल्यू इजिकल टू 4/3 तब डब्ल्यू म्यू जी होता है। तब अब म्यू 1/2 को क्या लिख सकते हैं बताइए। हमने बताया कि जो पीछे होता है वो आगे चला जाता है, तो हो जाएगा 2 म्यू 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 म्यू 1। तो जो पीछे होता है ना वह ऊपर चला जाता है, मतलब कि म्यू 1 अपॉन म्यू 2। कोई दिक्कत? तो आपका क्या है बताओ, डब्ल्यू म्यू जी। तो जो पीछे है वह ऊपर चला जाएगा, मतलब कि म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। म्यू जी का मान कितना है, 3/2 बटा म्यू डब्ल्यू का मान कितना है, 4/3। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे वाला नीचे और नीचे के नीचे वाला ऊपर, मतलब 3 × 3 अपॉन 4 × 2। क्या कटेगा? नहीं सर। तो तितरी के 9/8, 9/8 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच जिसका अपवर्तनांक दिया है, बाबू ये m लिखा है, ये वास्तव में म्यू है ना, ये गलती से m हो गया है। कांच में इसका मान होगा, तो बाबू हमने आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिखाया था। अपवर्तनांक इजिकल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c अपन माध्यम में प्रकाश की चाल v। कोई दिक्कत? तो बाबू कितना अपवर्तनांक का मान दिया गया है, 3/2 बराबर c/v। c के रूप में ही v निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा c अपॉन 3/2, नीचे के नीचे वाला ऊपर, अरे ये भाग में आ जाएगा ना, ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, नीचे के नीचे वाला ऊपर, अर्थात 2c अपॉन 3, 2c अपॉन 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है बाबू कि प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, अपवर्तनांक को ऋणात्मक बोला है, नेगेटिव बोला है। ठीक है, प्रकाश की एक किरण जो हवा अर्थात माध्यम 1 से ऐसे माध्यम जो माध्यम 2 है में जाती है, उसके द्वारा निम्न में से किस पाठ का अनुकरण किया जाएगा। यह प्रश्न 2018 में पूछा है, और 18 में जो पूछा वो झंझटिया प्रश्न है भाई। देखो कोई बहुत ज्यादा झंझटिया भी नहीं है यहाँ पे, आओ हम इसको समझाते हैं। बाबू म्यू बराबर स्नेल के नियम से क्या होता है, आपको दिख रहा है क्या? ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये कलर लेते हैं या ब्लैक ही ले लेते हैं। लो, म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो यहां पर आई आपतन कोण है, कोई दिक्कत?
और इस क्वाड्रेंट में अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है ये आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और ये पॉजिटिव है और आपको म्यू निगेटिव चाहिए, तो ये आर वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव चाहिए हमको, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब आर वाला निगेटिव चाहिए, ये हमको निगेटिव चाहिए। यहां पर ये आपतन कोण का मान ये पॉजिटिव साइड है आपका, ये पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव कहां होगा, इधर वाला होगा, अर्थात यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक अपवर्तनांक के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अपवर्तन आपका इसी साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो हम अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है कि एक छोटी पिन को मेज पर स्थापित किया जाता है। एक छोटा सा पिन है, ये रहा, इसको किसी मेज पर स्थापित किया गया, किसी मेज पर रख दिया गया। लो ये मेज रहा, ठीक है, कर दिया गया, तथा इसको 50 सेंटीमीटर की दूरी से 50 सेंटीमीटर की दूरी से ऊपर से देखा जाता है। यहां से हम देख रहे हैं, लो यहां से हम टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, ये मेरा आंख रहा। ये कितनी दूरी है भाई? तो ये है सर 50 सेंटीमीटर। चलो गुड, आगे। यदि पिन के ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटाई का कांच का गुटका रख दिया जाता है, इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटाई की कांच का गुटका रख दिया गया, ये कांच का गुटका रख दिया गया यहां पे इसके ऊपर, जिसकी मोटाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो पिन का प्रतिबिंब अब कितना ऊपर दिखाई देगा, जबकि गुटके को मेज के समानांतर साधा गया है, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 3/2। यह प्रश्न 2018 में पूछा है, बड़ा सिंपल है बाबू। आभासी गहराई का हमने आपको फॉर्मूला बताया, और ये हमको कहां दिखेगा? कुछ ऊपर दिखेगा। तो कितना ऊपर दिखेगा? यही आभासी गहराई। तो हमको एच का मान दिया है, कितना एच, मतलब कि उस कांच की मोटाई कितनी है। एच क्या होता था कि पानी के अंदर कितना नीचे वस्तु है, तो इसे कांच का कितना नीचे वस्तु है, आपका एच हो गया। क्या लिखा था हमने फॉर्मूला हो आभासी गहराई का? आभासी गहराई का फॉर्मूला हमने लिखा था x बराबर h इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, यही ना। h का मान कितना है? 15 ना, तो 15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू का मान कितना? 3/2। तो हो जाएगा 15, 1 माइनस नीचे के नीचे वाला ऊपर, मतलब 2/3। कोई दिक्कत? तो अब कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 ना, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना? 3, तो 1/3 3 ना, 1/3 3 ना, तो ऊपर हो जाएगा क्या? 3 माइनस 3 एकम 3, मतलब कि 2 एकम 2, मतलब हो जाएगा 15 इंटू 3 में से 2 गया 1 अपॉन 3, 5×3 15, अर्थात x बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर। अर्थात अब यह कितना ऊपर दिखाई देगा? तो मतलब ये 15 सेंटीमीटर गहराई में ना, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है। तो जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। कोई दिक्कत? इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए जो शर्त होता है, पहला होता है कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। दूसरा जो हमारा शर्त होता है वो होता है आपतन कोण का मान हमेशा क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होगा तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि प्रकाश का के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। हमने अभी पिछले प्रश्न में ही लिखा, उसको आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। कोई दिक्कत? तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा
ये प्रश्न 2023 में पूछा है। तो बाबू पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? तो चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या होगा हमारा अगला प्रश्न भाई? तो अगला प्रश्न है कि क्रांति कोण को परिभाषित करें तथा इनकी शर्तों को लिखें। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह आपतन कोण जिस पर वह अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। शर्त इसका क्या होता है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा क्या है? अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, यह अनिवार्य है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण अर्थात IC का मान थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी अर्थात माध्यम 1 में V1 का मान लो कितना है? V। तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में होगा, मतलब V2 = 1। बड़ा सिंपल है, देखो कैसे बाबू। साइन आई सिग्नल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर = अपवर्तनांक होता है। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा यहां पर? V1 अपॉन V2। वेग में अगर हम देखें स्नेल के नियम को अपवर्तनांक को परिवर्तित करें तो ये आया समझ में कैसे? कोई दिक्कत? देख लो, हम बता रहे हैं। ये माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 2 हो गया। प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, ठीक है। तो अपवर्तनांक आप लिखोगे ना, तो जिसमें जाती है उसको पहले लिखते हैं और जिसमें से जाती है उसको बाद में लिखते हैं। तो जो पहले लिखते हैं वह ऊपर आ जाता है और जो बाद में लिखते हैं वो नीचे आ जाता है। जैसे μ21, तो जो पहले 2 में जा रही है ना, ये 1 और ये 2, तो जो पहले है ऊपर जाएगा μ2 अपॉन μ1। और हमने आपको बताया कि वेग इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहां पर हो जाएगा V1 अपॉन V2। उसी को तो हमने शॉर्ट में लिख दिया। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। तो कितना हो जाएगा यहां पे? साइन आई किसके? आई क्रांति कोण है ना, तो उसका मान दिया है IC थीटा अपॉन साइन आर। तो उस समय क्रांति कोण पे अपवर्तन कोण का मान, अभी शर्त बताए ना कि 90 डिग्री होना ही चाहिए, अनिवार्य है 90 डिग्री = V1 का मान V अपॉन V2। तो हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन साइन 90 1 = V अपॉन V2। तो V2 को इधर ला दो तो कितना हो जाएगा? V2 बराबर V अपॉन, ये यहां आएगा ना, साइन थीटा। तो V अपॉन साइन थीटा, V अपॉन साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 24 का। कोई दिक्कत? चलिए हम 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक वेग सबसे कम होता है। किसके लिए क्रांतिक वेग? किस कलर के लिए? तो बाबू अपवर्तनांक, या ऐसे लिखो कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध निकालोगे, अभी हम निकालेंगे उसको। तो साइन IC बराबर होता है 1 अपॉन म्यू। और बाबू बैंगनी कलर के लिए, बैंगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो क्रांतिक कोण सबसे कम हो जाएगा। बैंगनी के लिए सबसे कम निकालना था ना, तो बैंगनी के लिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बैंगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है? कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है, तो बाबू ये 42 डिग्री लगभग में होता है, 42 डिग्री, है ना। चलिए ये क्रांतिक कोण का मान हमने निकाल लिया। आगे देखते हैं क्या है। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है, तो इसके लिए होता है 24.41। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। चलिए हम 25 नंबर देखते हैं। क्या है 25 नंबर? कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करिए। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है, बड़ा सिंपल है, 2 नंबर में पूछा होगा। जैसे देखो कैसे, तो स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर क्रांतिक कोण के लिए निकालना है। और क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में बनता है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त है कि बाबू जो प्रकाश है हमेशा
डेंसर से रेयर माध्यम में जाना चाहिए, अर्थात सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो जिसमें जाती है उसको पहले लिखते हैं, जिसमें से जाती है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये जो पहले होता है ऊपर आ जाएगा म्यू आर अपन आपका हो जाएगा क्या, म्यू डी। तो हो जाएगा साइन आईसी अपॉन साइन, और जब क्रांति कोण आईसी होगा उस समय अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। मान लेते हैं जो रेयर माध्यम होता है, विरल माध्यम, वो हवा है या निर्वात है। तो हो जाएगा साइन आईसी इज इक्वल टू, हवा के लिए म्यू आर का मान अपवर्तन कितना 1 अपॉन म्यू डी, म्यू डी को म्यू मान लेते हैं, मतलब साइन आईसी बराबर 1 अपॉन म्यू, जिसको हमने अभी लिखा था जस्ट। और मान लेते हैं डेंसर माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, संबंध आ गया। बड़ा सिंपल है, 2 नंबर में आपका पूछा हुआ है, 2 नंबर में ही पूछेगा, उससे ज़्यादा का पूछने का इसका औकात ही नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है क्रांति कोण क्या है, इसकी आवश्यक शर्तों को लिखे। अरे भाई तो ये प्रश्न हमने कराया था ना, 23 नंबर प्रश्न को देख लेना। 23 नंबर प्रश्न में शायद हमने कराया था, हाँ कितना नंबर, 23 नंबर, हाँ 23 नंबर प्रश्न में हमने कराया था, हमको जैसा ख्याल है। हाँ, क्रांति कोण को परिभाषित करें, है ना, और इसकी शर्तों को लिखें। तो यहाँ पर क्या है बोला है, इसने परिभाषित करने के लिए बोला है ना। तो ये आपका 23 नंबर में आप इसको देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्या है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है, क्रांति कोण आईसी का मान दिया है 30 डिग्री, तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा बाबू? चूंकि साइन आईसी बराबर 1 अपॉन म्यू, तो म्यू बराबर 1 अपॉन साइन आईसी, मतलब कि 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, मतलब कि 1 अपॉन साइन 30 1/2, नीचे के नीचे वाला ऊपर, मतलब कि 2। तो यहाँ पर म्यू का मान 2 आ जाएगा। म्यू का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। तो म्यू इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v। तो v बराबर हो जाएगा c अपॉन म्यू। c का मान 3 × 10⁸ अपॉन म्यू का मान 2, तो 3/2 कितना होगा? 1.5, है ना, 1.5 दूनी 3, 1.5 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आंसर। ऑप्शन 3 1.5, ऑप्शन नंबर बी। परंतु हाँ, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो यहाँ 8 होगा बाबू। ये गलती से हो सकता है हो गया होगा, तो ये 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो कोई नहीं लग रहा है रे। 3 दूनी 6 और 10⁸ तो गुना कैसे होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाँ है ना। चलो तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर क्या है आपका अगला प्रश्न? आप तो केवल अगले प्रश्न को करते रहते हैं, है ना। सर कितने बार बोलेंगे प्रश्न के बारे में? क्या है, चलो देखो दिखाते हैं। तो हमारा प्रश्न है बाबू, एक मछली पानी के अंदर रूट 7 सेंटीमीटर गहराई पर तैर रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये पानी रहा, आज ब्लू है पानी 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 पानी, आज दिल है शनी 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 शनी। चलो यहाँ पर देख लो। चलो बाबू, एक मछली है, फिश, ये रही, ये टिचिक, ये रही, जो पानी में कितने गहराई पर है भाई? तो ये रूट 7 सेंटीमीटर गहराई पर तैर रही है। मछली पानी के बाहर केवल वृत्ताकार भाग से देख सकती है, एक वृत्तीय भाग से केवल मछली देख सकती है। थोड़ा सा इसको इधर की ओर कर देते हैं। चलो, एक वृत्तीय भाग से केवल ये देख सकती है मछली। गुड। आगे, इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी? ये वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ये रही,
कितना, आर मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, आर। ये पूछ रहा है वाट, कितनी होगी। वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। चित्र में दर्शाएं, चित्र भी दिखाना है। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया, सिंपल है, दर्शा सकते हैं। म्यू का मान हमको दिया है 4/3। चलो ये कब देखेगा भाई, यहां से जब ये प्रकाश ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे प्रकाश जाएगी, इतना ही दूरी तक देख सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं देखेगा। अब बाबू यहां पर हम, ये आपतन बिंदु हुई तो यहां पर अभिलंब डाल देते हैं। अब एक बात देखो, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वह आपतन कोण, और एक वृत्ताकार भाग में देख रहा है तो पूर्ण अंत, ये क्रांति कोण के केस में ये किरण ऊपर ना जाकर के यहां पर, ये विरल माध्यम है ना, माफ करो ये सघन माध्यम है ना, जल बाहर वायु है, तो ये मान लो सतह से होकर चली जाती है, मतलब कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का बनता है, तो ये क्रांति कोण होगा। और ये IC होगा तो ये भी कितना होगा, IC होगा। अर्थात I का मान IC और R का मान 90 डिग्री। तब म्यू बराबर 1/sin IC हो जाएगा, क्योंकि sin IC बराबर 1/, पूरा लिखते हैं भाई, विस्तार से बनाते हैं, तो क्या होता है भाई, साइन, चूंकि sin IC बराबर 1/म्यू, तो हमारा म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin IC, मतलब कि म्यू बराबर 1/sin IC। साइन थीटा बराबर, नाम देते हैं, ये नाम देते हैं O, ये नाम देते हैं A, ये नाम देते हैं हम B। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, P/H। तो नीचे के नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, मतलब कि H/P, H का मान, H हाइपोटेनस, OB अपॉन P परपेंडिकुलर, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, AB। कोई दिक्कत, चलिए अब हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OB ये है कर्ण, कर्ण क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, लंब ये रहा ना, परपेंडिकुलर लंब, R, इसको R माने थे ना, तो R का स्क्वायर, अब प्लस मान लेते हैं ये H है, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा आपका H का स्क्वायर, H का स्क्वायर अपॉन AB, यही ना AB है, AB का मान कितना है, R, तो R हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, म्यू R इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। रूट को इधर लाओगे तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ पर H स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे इसको इधर ला दो तो माइनस R स्क्वायर होगा, बस इतना ही तो किए हैं। अब आप क्या कीजिए, R स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत, यहां पर अब आ जाते हैं, हमको निकालना क्या था, तो सर हमको निकालना था R का मान, तो R के साथ ये किस में है, गुना में, तो इधर किस में आएगा, भाग में, मतलब कि R स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये देखो H स्क्वायर बराबर इतना है ना, तो ये जो गुना में है ये भाग में आ जाएगा, मतलब H स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू R स्क्वायर। H का मान आपको दिया गया है कितना, √7, लिख दो √7 का स्क्वायर अपॉन म्यू का मान दिया गया है 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर अब माइनस 1, मतलब √7 का स्क्वायर 7 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अब बटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो हो जाएगा 7 अपॉन ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 ना, तो 1 9 का एलसीएम 9, तो 16 माइनस 1 9 9, तो 9 1 9, तो आपका कितना हो जाएगा 7/16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, आपका कितना बचेगा भाई, तो 7 अपॉन 9। नीचे के नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, नीचे के नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब 7 × 9 अपॉन 7, 7 से 7 घट गया, मतलब कि 9
किसका मान आया, आर स्क्वायर निकाल रहे हो ना, तो आर स्क्वायर का, तो आर का मान कितना 3 सेंटीमीटर आंसर, 3 सेंटीमीटर आंसर। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई, तो हमारा अगला प्रश्न है कि चित्र में प्रकाश का अपवर्तन हवा कांच व्यतिकरण में दर्शाया गया है। प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण लंब की ओर मुड़ती है, सही बात है, तथा अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम हो जाता है, अर्थात होता है। 1 नंबर, ये पहले ही से पूछता था कथन दे करके, क्या यदि आपतन कोण आई डैश इज ग्रेटर देन आई, अर्थात आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाएगा, तो आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है स्नेल के नियम से, ठीक है। तो आई डैश अर्थात आपतन कोण आई डैश बढ़ाया जा रहा है, जो पहले से आपका आई आपतन कोण है, तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, परंतु इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि वो जो आपतन कोण से बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि आई डैश से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो अपवर्तन कोण जो भी आपका आर आए या आई डैश आए वो हमेशा आई डैश से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, यदि आपतन कोण आई डैश बड़ा है 2i से, मतलब कि ये जो पहले से आपतन कोण है उसको उसका दोगुना मान कर दिया जा रहा है अभी का आपतन कोण, तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, परंतु इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि 2i से बड़ा हो जाए, अर्थात 2i से छोटा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बाबू, किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 90 डिग्री से अधिक कोण होना चाहिए, केवल 90 डिग्री ही नहीं, कोई दिक्कत। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बाबू इसमें से कोई ऐसा कोण नहीं है, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक कोई ऑप्शन ही नहीं है। सॉरी, माफ करो, किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण से अधिक मान होना चाहिए, और अलग अलग माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण अलग अलग होता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई, 33 नंबर, कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, तो ये ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। 34 नंबर, क्या है 34 नंबर प्रश्न, कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, जिसे प्रकाशिक तंतु भी बोलते थे, इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्रोड किस पदार्थ का होता है, तो बाबू ऑप्टिकल फाइबर अर्थात प्रकाशिक तंतु, लिख देना, प्रकाशिक तंतु के केंद्रीय भाग को क्रूड कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्रूड किस पदार्थ का होता है ना, यही पूछ रहा है, तो लिख देना, है ना, कि प्रकाशिक तंतु के केंद्रीय भाग को क्रूड कहते हैं। यह उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका अथवा प्लास्टिक का बना होता है, कोई दिक्कत। ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्रूड कहते हैं, यह उच्च क्वालिटी के कांच या सिलिका या प्लास्टिक का बना होता है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा इस अध्याय का लास्ट प्रश्न था, हम मिलेंगे अगले प्रश्न में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, है ना। मन लगा के पढ़ो एकदम बाबू, अच्छा से रिवीजन करो, वीडियो को थोड़ा सा तेज कर लेना यदि स्लो आपको लग रहा हो तो, है ना। और ये केवल रिवीजन वाले विद्यार्थियों के लिए बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय।